नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान के बाद अब चर्चा इस बात की है कि जब 23 तारीख को नतीजे आएंगे तो किसके पक्ष में आएंगे, किसका पलड़ा भारी है, किसका पलड़ा हल्का है। सवाल इस पर भी करेंगे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विधानसभा में उपचुनाव हुए, शासन प्रशासन का बेजा इस्तेमाल करने की जिस तरीके से खबरें आई, तमाम तरीके के वीडियोस वायरल हुए और उस पर समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल अखिलेश यादव ने जिस तरीके से प्रशासन को लेकर के सख्ती दिखाई, सोशल मीडिया से लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस तक, चुनाव आयोग से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, पूरा समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता से लेकर के और मुखिया अखिलेश यादव तक तमाम सारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस पर बड़ी चौकसी बरती। और उसके बाद जिस तरीके से मतदान हुआ, मतदान प्रतिशत हुआ, उसके बाद से क्या चर्चाएं हैं, क्या एनालिसिस है कि आखिर मतदान के बाद उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर कौन बाजी मारने जा रहा है, सब कुछ समझेंगे आज के इस एनालिसिस में। हमारे साथ राहुल लाल जी हैं, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक सोच पर। सबसे पहला सवाल यही है आपसे सर, मतदान के बाद जिस तरीके की चर्चाएं हैं उस पर आपका एनालिसिस क्या है, आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है, फिर उसके बाद सीट वाइज चलेंगे। प्रशांत जी, हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने असुरक्षित महसूस करते हुए जो रणनीति चली चुनाव के दरमियान में, जिस तरह से अल्पसंख्यक मतदाताओं को मॉर्निंग से ही हम लोगों ने देखा कि उनको पूरा दिन रोकने की कोशिशें हुई और समाजवादी पार्टी की एक बड़ी विशेष तैयारी दिखी। क्योंकि देखिए, जो मुख्यमंत्री ने कहा था कि कानपुर को रामपुर बना देंगे, उसके लक्षण जो है आज वो मॉर्निंग में 7 बजे से जब चुनाव शुरू होते हैं, चाहे कुंदरकी में देख लीजिए, सीसामऊ में देख लीजिए, चाहे वो हम लोग मीरापुर की बात करें, अलग अलग जगह से जो विजुअल्स आने शुरू होते हैं, तो पुलिस अपने तरफ से रोकने में लगी हुई थी और पुलिस ने कई जगह सीमाओं का उल्लंघन भी किया प्रशांत जी। और जिनको लेके वो वीडियो पूरे देश भर वीडियो इतने वायरल किए गए, जो अखिलेश यादव कहते थे कि हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी जो भी हमारे विचारधारा के लोग हैं, वो मोबाइल तैयार रखें, पुलिस अगर आपको कहीं पे भी रोक रही है तो आप वीडियो बनाइए। तो पहले देखिए, उन्होंने पूरा दिन वीडियो को वायरल भी होने दिया। 1 बजे दोपहर में, जिस समय कि मतदान के कई घंटे बचे हुए थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर पहली बार हमने देखा बड़े लंबे समय बाद कि उनके ऊपर दबाव बना और उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह पे, चाहे सीसामऊ हो, मीरापुर हो, वहां पे पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई हुई और उसके बाद पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हुई, कई पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्रवाई हुई। और उसके बाद जो स्थितियां बनी कि वो वोटिंग, देखिए वो सीसामऊ से भी खबरें आई, उसके बाद देखिए वोटिंग जो है वो अचानक से फिर जो उनके लिए जो रुकावटें खड़ी की गई थी समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस के लोगों के लिए, विशेषकर जो अल्पसंख्यक मतदाता है उनके लिए, वो बूथ स्थलों तक पहुंचे। अब इसमें मैं एक जो पॉइंट रखना चाह रहा हूं कि देखिए, जो अगर गाजियाबाद में देखिए तो वहां पे वोटिंग टर्नआउट काफी कम रहा बाकी जगहों की तुलना में, और हम लोग जानते हैं कि गाजियाबाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सुरक्षित गढ़ और दुर्ग जैसी स्थिति रही। तो बीजेपी के लोग तो फील्ड में देखिए प्रशांत जी कम निकले, लेकिन जिस तरह से उन्होंने विपक्षी वोटों के ऊपर ब्रेक लगाने का प्रयास किया, हमें लग रहा है उस कारण से जो गोलबंदी की स्थिति नहीं भी बन रही थी विपक्ष में, वो गोलबंदी की स्थिति बनी। और उसके लिए मैं मीरापुर का उदाहरण दूंगा। मीरापुर में बीजेपी के लोग बड़े खुश थे कि वहां पे मुस्लिम प्रत्याशी जो है वो 3-3 हो गए। बहुजन समाज पार्टी का मुस्लिम प्रत्याशी, उसके अलावा जो है आजाद समाज पार्टी का मुस्लिम प्रत्याशी, ओवैसी के मुस्लिम प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के मुस्लिम प्रत्याशी। अब मिथिलेश पाल अकेले हिंदू हैं तो एक तरह से मुस्लिमों के वोट बटेंगे और वो निकल जाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है प्रशासन के गलत रणनीति के कारण से स्थिति क्या बनी, आजाद समाज पार्टी के तरफ जो कि अच्छा खासा मुस्लिम वोट काट सकते थे, लेकिन पुलिस के दमन चक्र के कारण मीरापुर में भी अल्पसंख्यक वोटों का जो विभाजन होने की उम्मीद दिख रही थी, वो विभाजन नहीं, वो उल्टे वो वोट बिल्कुल एकमुश्त होके जो है कि वो समाजवादी पार्टी के खेमे में पड़ा। तो ये इसको कहते हैं गलत रणनीति कि इलेक्शन के दिन आप विपक्षी मतदाताओं को, और उसके कारण से देखिए जो खबरें आ रही है अलग अलग जगहों। क्या राहुल लाल जी, क्या ये प्रशासन पर ज्यादा दबाव के बाद
जो भाजपा का विरोध हुआ, उस विरोध के प्रतिरोध स्वरूप अचानक से वोट निकल निकल करके सामने आने लगा विपक्ष के फेवर में? देखिए, हम सभी लोग जानते हैं प्रशांत जी की उपचुनाव में ज्यादा क्रेज नहीं होता है, किसी की सरकार बननी बिगड़नी नहीं होती है, इसलिए उपचुनाव का वोटिंग प्रतिशत कम होता है। लेकिन जो आप सवाल कर रहे हैं, मैं वही चीज, कम होता है क्योंकि लोगों में उत्साह नहीं होता कि कोई सरकार बननी और गिरनी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने जिस तरह से जो है कि बैरिकेडिंग लगाना शुरू करना, रोकना, उस कारण से उल्टे विपक्षी वोटों में जो है कि वो एक उत्साह की स्थिति आई कि हमें रोका कैसे जा रहा है, हम तो जाएंगे वोट करने के लिए। और जिस तरह से अखिलेश यादव ने 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट तौर पर कह दिया कि आपको शाम तक, तब तक आपको रुकना नहीं है जब तक कि आप वोट कर नहीं लेते हैं। तो वो जो पूरा सिनेरियो है, हमें लग रहा है कि रामपुर उपचुनाव से बहुत ज्यादा शिक्षा लिया है इस बार समाजवादी पार्टी ने, और उससे उसके आधार पर जो रणनीति बनाई, उल्टे जो वोटर नहीं निकलने वाले थे विपक्ष के वोटर, वो वोटर को भी प्रशासन के शक्ति ने आक्रोश के कारण उनको भी बाहर निकाल दिया। ये तो हमें नहीं लग रहा है कि जो तमाम जगह पे वोटिंग प्रतिशत हम लोग देख रहे हैं, ये मेरे अपेक्षाओं के अनुसार प्रशांत जी ये ऊपर का वोटिंग प्रतिशत है। उपचुनाव में वोटिंग प्रतिशत उत्तर प्रदेश जैसे, ठीक बात है, उपचुनाव में हम लोग उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तो मुख्य चुनाव में ही देखिए 55% के आसपास वोटिंग प्रतिशत रुक जाती है। उपचुनाव में यह वोटिंग प्रतिशत की मुझे उम्मीद नहीं थी। ये वोटिंग प्रतिशत जिसमें कि विपक्षी मतदाताओं की बड़ी भूमिका है इसमें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग गाजियाबाद में नहीं निकल रहे, तो बाकी अन्य जगह पर भी उनके निकलने की संभावना कैसे बन जाएगी प्रशांत जी? एक गलत रणनीति थी कि हम प्रशासनिक सहयोग के माध्यम से अपने वोटरों को आने दें और विपक्षी वोटरों को रोक दें। और जो समाजवादी पार्टी ने व्यू रचना की 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसके पहले सुबह से वीडियो वायरल करके, क्योंकि अलग अलग न्यूज चैनलों पे मैं था, तो देखिए वो इतने ज्यादा वो वीडियो वायरल हो रहे थे कि गोदी मीडिया के चैनलों को भी इस विषय को संबोधित करना पड़ रहा था, जबकि वो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव को लेकर वो डिबेट कर रहे थे। लेकिन बार बार उत्तर प्रदेश का ये पूरा मामला जो है वहां पे भी छाया रह रहा था प्रशांत। ठीक बात है। एक सवाल और लेंगे, फिर उसके बाद सीट वाइज एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। जो मतदान के दौरान हमें और पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे देश ने देखा, एक क्लियर कट कल्ट नजर आ रहा था, और वो जो कल्ट नजर आ रहा था वो मुस्लिम बाहुल्य सीट वर्सेस हिंदू बाहुल्य सीट, या दूसरे शब्दों में आप ऐसे कह लीजिए कि पश्चिम और पूरब की सीटों में सीधा सीधा एक डिफरेंस नजर आ रहा था प्रशासन की, चाहे वो सक्रियता हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता हो, या फिर समाजवादी पार्टी की सक्रियता हो। क्या लगता है कि सबसे ज्यादा फोकस जो भारतीय जनता पार्टी का था या प्रशासन का था, वो समाजवादी पार्टी की उन 4 सीटों पर ज्यादा था, कुदरकी, कटहरी, करहल, इसके बाद मीरापुर आप देख लीजिए, मतलब जो मुस्लिम जहां पर डोमिनेंट था जिन सीटों पर, वहां पर ज्यादा इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की गई? क्योंकि तस्वीरें हम सब ने देखी। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं कि वो जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर रणनीति बनाई थी, रामपुर उपचुनाव की रणनीति, कि मुस्लिम मतदाताओं को वोटिंग स्थल तक पहुंचने ही नहीं देना है। इसकी थोड़ी सी हम लोगों ने जो है कि वो रूपरंग संभल लोकसभा चुनाव के दरमियान में भी देखा था। उस समय भी इसी प्रकार के वीडियो वायरल हुए थे कि मतदान केंद्रों पर लाठीचार्ज कर करके मतदाताओं को भगाया जा रहा था, फिर भी लोग वोट देने के लिए जा रहे थे। इसलिए मैंने कल भी कहा था कि देखिए तमाम जो मतदाता है वो रुकने वाले नहीं है। पुलिस जितना प्रयास करेगी रोकने के लिए, तो उस ढंग से अतीत के घटनाओं के साथ विपक्षी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसकी भी ट्रेनिंग हुई है प्रशांत जी, और मतदाताओं की भी ट्रेनिंग हुई है। तो हमें लग रहा है कि अगर यह सारा घटनाक्रम ना होता तो भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी स्थितियां सहज भी होती, लेकिन उन्होंने अपने लिए इलेक्शन के दिन भी अपने लिए असहज परिस्थितियां बनाई उन्होंने। और देखिए एक चीज देखिए, इसके अतिरिक्त आप देखिए मंझा जैसे जगह पे भी, वहां पे वो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पोलिंग एजेंट है, उनके बस्ते छीन लिए जाते हैं, तमाम तरह के वो वीडियो भी वायरल हुए वहां से भी। तो ये जो संकेत देता है ना ये मतदाताओं में कि आप में कहीं कहीं सत्तारूढ़ पार्टी में कहीं कहीं घबराहट के संकेत भी निकल के आए इससे। और इन चीजों से जो सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थक मतदाता थे उनकी उत्साह में कमी हुई, और विरोधी मतदाता तो वो आक्रोश में थे, और आक्रोश के कारण वो बार बार बूथ पे जाने के लिए बाध्य हुए प्रशांत जी। तो देखिए इन्होंने जरूर पश्चिमी जो 4 सीटें हैं मुस्लिम बहुल वाले सीटें, वहां पे तो इन्होंने पूरा बल प्रयोग किया, लेकिन इसके संकेत जो पूर्वी जो सीटें, पूर्वांचल के जो सीटें हैं, वहां के मतदाताओं में भी प्रशांत जी इसका प्रभाव पड़ा है इसका।
ठीक बात है, ठीक बात है। सीटों का थोड़ा सा समझते हैं और पश्चिम से शुरू करेंगे। गाजियाबाद भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बताया जा रहा था। मतदान के बाद क्या लग रहा है आपको? अब क्या स्थिति बन रही है? सिंहराज जाटव, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से रवि गौतम, एआईएमआईएम से समाजवादी पार्टी, सिंहराज जाटव, बसपा से पीएन गर्ग और भारतीय जनता पार्टी से शर्मा जी। क्या मतदान प्रतिशत को देखते हुए क्या क्या लग रहा है? क्योंकि भारतीय जनता मतदान प्रतिशत बहुत कम है। प्रशांत जी देखिए, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मतदान प्रतिशत बड़ा कम है, और वैसी फैक्टर को बहुत ज्यादा काम करता हुआ मैं नहीं देख रहा हूं। हम्म ओवैसी फैक्टर को सबसे ज्यादा जो है माना जा रहा था कि वो मीरापुर में काम करेगा, और वो मीरापुर में भी काम नहीं कर रहा। तो गाजियाबाद में भी वो फैक्टर जो है कि वो मुस्लिम वोट कहीं पे भी वो बटने वाले स्थिति में नहीं हुआ है कि मुस्लिम वोट बटे हो। वो मुस्लिम स्ट्रेटेजिक वोटिंग करते रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जैसा लोकसभा चुनाव में कर रहे थे उसी रूप में यहां पे भी कर रहे हैं। तो मतदान प्रतिशत के कारण मुझे लग रहा है कि गाजियाबाद में की स्थिति तो जरूर है कि इतना ज्यादा कम मतदान प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का खतरे में है, लेकिन फिर भी जो पुराना रिकॉर्ड है और जिस तरह से पुराने बड़े गैप रहे हैं, उस दृष्टि से अभी भी मैं इसे भारतीय जनता पार्टी के लिए, कई किंतु परंतु मेरे मन में भी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सुरक्षित ही मान रहा हूं इसे भारतीय जनता पार्टी के लिए। प्रशांत जी ठीक बात है, ठीक बात है। कुंदरकी, क्योंकि कुंदरकी बहुत ज्यादा हाईलाइटेड सीट रही। हाजी रिजवान निकल के सामने आए, उन्होंने बाकायदा बोला कि 250 बूथों पर उनके एजेंट नहीं बनाने दिए जा रहे हैं। इस तरीके के बयान सामने आए। लोगों को पर्ची के साथ में भगा दिया गया, पर्चियां छीन ली गई, तमाम सारे आरोप लगे, दिव्यांग को एक भगा दिया गया। तो इन सारे प्रशासन के तमाम सारे ऐसे शिकायतें आई, उसके बावजूद कुंदरकी का वोट प्रतिशत इतना जबरदस्त। और चूंकि ये सभी जानते हैं कि 60% 62% के आसपास यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स हैं, तुर्क बिरादरी सबसे ज्यादा मुसलमानों में भी। क्या लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर भी कमोबेश स्थिति जो है मीरापुर जैसी बनाने की कोशिश की गई थी। सारे के सारे कैंडिडेट मुसलमान, सिर्फ भाजपा का कैंडिडेट हिंदू। प्रशांत जी देखिए, यहाँ पे भी आप बिल्कुल आपने सही कहा कि मुस्लिम वोटों को बांटने की पूरी रणनीति थी। हो सकता है कि मुस्लिम वोट बट भी जाते, लेकिन जो मैंने मीरापुर को लेके कहा, मैं उसको कुंदरकी को लेके भी कहूंगा कि जो कुछ बटने की संभावनाएं थी उसको पुलिस प्रशासन ने खुद ही खत्म कर दिया कि मुस्लिमों को जितने सारे ब्रेक लगाए गए। हाजी रिजवान देखिए पूरा दिन कहते हुए रह गए कि भाई चुनाव कैंसिल कराया जाए, कैंसिल कराया जाए, और जो तमाम फुटेज आए, देखिए अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष होता तो बिल्कुल इस प्रकार के चुनाव होने नहीं चाहिए। लेकिन 1 बजे के बाद जो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद फिर मतदाताओं की जिस तरह से आवक हुई, तो वो आपको मतदान प्रतिशत जो है उसी कारण से बढ़ा हुआ दिख रहा है। और हमने पहले भी कहा था कि संभल में लोकसभा चुनाव के दरमियान में भी ये दृश्य हम लोगों को दिखे थे। उनके जितनी ज्यादा बाधा दौड़ मुस्लिम मतदाताओं के लिए तैयार किया गया था, उतनी ही ज्यादा आक्रोश में जाकर वो फिर से वोटिंग भी कर रहे थे, और उसकी पुनरावृत्ति कुंदरकी में हुई है। और मैं बिल्कुल कह सकता हूं चुनाव होने के बाद, तमाम तरह के घटनाओं के घटने के बाद, कि अगर वो मतदान का प्रतिशत कम होता तब तो हम लोग मानते हैं कि संभवतः प्रशासन सफल हुआ मुस्लिम मतदाताओं को बूथ तक जाने से रोकने के लिए। जो हम लोगों को, अगर जो भी दर्शक हैं अगर वो याद करें रामपुर उपचुनाव को लेके, वहां पे वोटिंग प्रतिशत प्रशांत जी कितना कम था रामपुर के उपचुनाव में, वो स्थितियां यहां नहीं है। इसलिए कुंदरकी हमें लग रहा है कि पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित है समाजवादी पार्टी के लिए। ठीक बात है। मीरापुर की चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि आरएलडी की तरफ से बहुत सारे दावेदार थे, और जिस कैंडिडेट को टिकट मिला वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर चुकी थी। हालांकि वो रही आरएलडी में भी, मिथिलेश पाल, लेकिन विद इन द आरएलडी बड़ा डिससेटिस्फेक्शन था। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और अन्य जो दल थे, चाहे बसपा की बात हो, एआईएमआईएम की बात हो, आजाद समाज पार्टी की बात हो, ये सारे कैंडिडेट मुस्लिम प्रत्याशी थे। सुम्बुल राणा हालांकि बहुत ज्यादा मजबूत थी उन सब में से। अरशद राणा और बाबू मुनकाद अली की बेटी हैं, तो एक बड़ा मजबूत उनके पास पीछे एक बहुत जबरदस्त कैडर सपोर्ट जरूर था। लेकिन क्या लग रहा है कि मुसलमान वोटरों में बंटवारा हुआ, या फिर आरएलडी के भीतर जो इनफाइटिंग थी वो ज्यादा हावी रही और इसकी वजह से ये सीट कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस पर लीड ले रही है? क्या आपका क्या एनालिसिस है?
देखिए इसमें मुझे लग रहा है दोनों पक्ष है, क्योंकि देखिए मिथिलेश पाल को भले ही वो आरएलडी के चुनाव चिन्ह पे लड़ रही है, लेकिन मूलतः ये सभी लोग मानते हैं कि वो बीजेपी ने अपने ही एक नेता को जो है वो आरएलडी के चुनाव चिन्ह पे उतार दिया। तो आरएलडी के कैडर में तो एक जो संकेत जो जाना चाहिए था, वो संकेत उस रूप में नहीं गया, एकजुटता का संकेत। हम लोग को ये नहीं भूलना चाहिए कि 2022 में इस सीट को अगर आरएलडी ने जीता था तो उसमें समाजवादी पार्टी उनके साथ थी, इसलिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जब गठबंधन हुआ था उस कारण से यह सीट जो है वो जीता गया था। उसमें मुस्लिम वोटों को लेकर कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं थी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में। लेकिन बीजेपी के गठबंधन को लेकर मुस्लिम वोट तो उनको मिलना नहीं है। रही बात की क्या वहां पे मीरापुर में जो है कि सारे हिंदू वोट जो है कि वो बीजेपी को मिल गए एकमात्र हिंदू प्रत्याशी होने के कारण। तो देखिए ये परिस्थितियां कहीं पे भी प्रदेश में नहीं है कि समाजवादी पार्टी को बिल्कुल जो है कि पीडीए में से किसी का भी सहारा ना मिले। मुस्लिम वोट के साथ अगर थोड़ा बहुत भी उनको दूसरे वर्गों का सपोर्ट मिल जाता है तो उनकी कहानी बन जानी है। तो यहाँ पे जो मुस्लिम वोटों के बिखराव की एक पूरी पटकथा लिखी गई थी, हमें लग रहा है कि तमाम वो संयोगवश की स्थितियां नहीं थी कि अलग अलग चार चार उम्मीदवार एक साथ जो है कि मुस्लिम हो गए। लेकिन मुस्लिम वोट बंटने के स्थिति में यहाँ पे जरूर जो है कि आरएलडी के लिए स्थिति मजबूत होती, लेकिन जो जमीन से ग्राउंड से रिपोर्ट आ रहा है वो मुस्लिम वोटों का एकजुट करने में, क्योंकि आजाद समाज पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो मुस्लिम वोट लेने में सक्षम थे। यहाँ पे मैं भी मान रहा था कि वो मुस्लिम वोटों में अच्छी खासी सेंधमारी करेंगे, लेकिन इसमें वो प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई हुई उस कारण से मुस्लिम वोटों को वो बाध्य हुए कि हम लोग एक साथ एकजुट हो जाए पार्टी की तरफ से, आप ये कहना चाह रहे हैं? हम बिल्कुल, ये प्रशासनिक कार्रवाई के कारण से मुस्लिम वोट बिल्कुल एकजुट हो गए। मॉर्निंग 7 बजे सुबह से वो पुलिस के जो है कि बाधा दौड़, बैरिकेटिंग, दूसरी तरह की समस्याएं शुरू हो चुकी थी। तो उससे देख के खुल्लम खुल्ला लग रहा था कि अगर हम लोग बटेंगे, उनके बीच में सीधा संकेत गया कि अगर बटने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, इसलिए उन लोगों ने बिल्कुल स्ट्रेटेजिक वोटिंग किया है। मुख्यमंत्री का नारा उल्टा पड़ गया, मुसलमानों ने अपने पे ले लिया, अगर बट गए तो कट गए। मैं यही कहना चाह रहा था, जिसको आपने बिल्कुल सही शब्दों में कह दिया कि मुख्यमंत्री का नारा जो है वो उल्टा पड़ता हुआ ही दिख रहा है यहाँ पे। और मीरापुर सीट जहां पे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए संभावनाएं थी, वो संभावनाएं यहाँ पे खत्म हुई। कुंदरकी में भी हम लोगों ने वही चीज कहा कि वहां पे भी अगर मुस्लिम वोट बढ़ जाता तो वो संभावना वहां पे भी बन सकती थी, लेकिन इस प्रकार के कार्रवाई से उन्होंने मुस्लिम वोटों को और ज्यादा एकजुट कर दिया है। राहुल जी, खैर विधानसभा सीट चूंकि बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं है, सुरक्षित सीट है, एकमात्र सुरक्षित सीट 9 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 बार से यहां से चुनाव जीतती रही है। कांग्रेस पार्टी इससे पहले हालांकि लंबे वक्त तक यहां से चुनाव जीती है। समाजवादी पार्टी इस सीट पर कभी चुनाव नहीं जीती। इस बार क्या कोई उलटफेर हो सकता है? क्योंकि सुरेंद्र दिलेर जो है वो उनके साथ एक सिंपैथी वेव चल रही थी उनके पिता राजवीर दिलेर के निधन के बाद से, और दूसरी तरफ सपा ने पूरे सामाजिक और जातिगत समीकरण साधे। भाई चारू के दलित कम्युनिटी से और जाट कम्युनिटी में उनकी शादी हुई। क्या ये समीकरण सिंपैथी पर हावी होते हुए दिख रहे हैं क्या, या फिर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपना परचम लहराएगी? प्रशांत जी देखिए, चारू कैन समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार है, हमें लग रहा है कि उन्होंने सबसे बेस्ट उम्मीदवार उन्होंने चुना। जाट और दलित कॉम्बिनेशन बनाने का पूरा प्रयास भी रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट है वो हमें लग रहा है कि उनके पास सिंपैथी का फैक्टर है यहाँ पे। तो इसलिए ये मुकाबला मुझे कहीं से एक पक्षी नजर नहीं आ रहा है। अगर हमें जो और वहां के कुछ स्थानीय पत्रकारों से बातचीत हुई तो उन लोगों के मुताबिक थोड़ी स्थिति जो है कि वो बीजेपी उन लोगों के मुताबिक बढ़त में है। तो ये सीट पे संभवतः हम लोग मान सकते हैं कि, और वो दिख भी रहा था उस समय से कि जो बीजेपी ने जब से वहां पे अपने प्रत्याशी की घोषणा की तो उनके प्रति तभी से सिंपैथी फैक्टर दिख रहा था। हमें लग रहा है कि यहाँ पे कहीं कहीं बीजेपी बढ़त की स्थिति में है इस जगह पे। ठीक बात है। करहल, चूंकि करहल में तो सारे घोड़े प्रशासन की तरफ से भी खोले गए, ऐसे आरोप लगे, और सारे घोड़े समाजवादी पार्टी ने भी खोले करहल में लगातार। मतलब आप ये समझिए कि पूरा यादव कुनबा इकट्ठा हो गया करहल में। और चूंकि मुख्यमंत्री जा करके वहां कह रहे थे कि मिल्कीपुर का बदला, एक तरीके से वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि मिल्कीपुर का बदला जो है हम करहल से लेंगे। तो क्या कुछ उम्मीद नजर आ रही है भाजपा के लिए, या इस बार पहले से ज्यादा बड़े अंतर से हारने जा रही है भाजपा यहां से? भाजपा के लिए करहल में कहीं से भी संभावनाओं के कोई दरवाजे नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वहां से कहीं से जीत जाए। अभी भी
करहल में जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है वो स्वप्न की ही स्थिति है। और जिस तरह से तमाम प्रशासनिक घोड़े वहां पे प्रशासन ने दौड़ाए, तो वो उसके कारण से एक तरह से हमें लग रहा है कि वहां पे भी मतदाता और ज्यादा ही जो है कि वो निकल के जो है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में और ज्यादा ही निकल के आई है। अब पुराने रिकॉर्ड टूटेंगे कि बचेंगे ये तो कहना बड़ा मुश्किल है प्रशांत जी, लेकिन यहाँ पर मामला क्लीन स्वीप जैसा लग रहा है समाजवादी पार्टी। बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि बढ़त कितना ज्यादा होगा वो कहना मुश्किल, लेकिन क्लीन स्वीप की स्थिति है। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार चुना और जो फैमिली के ही उम्मीदवार को चुना दिया यादव जी को, वो अनुजेश यादव उस तरह का कोई भी जो है लाभ पहुंचाने में या समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान पहुंचाने में कहीं से भी दूर दूर तक किसी प्रकार से सफल नहीं हुआ। तो वो मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का पुनः एक विफल प्रयोग ही रहा है करहल के मामले में। और करहल अभी भी उनके लिए एक स्वप्न की स्थिति बनी हुई है। ठीक बात। राहुल जी, सीसामऊ सीट सबसे ज्यादा हॉट सीट रही इस पूरे चुनाव में, हमने देखा। और ये एकमात्र सीट है जहां पर चुनाव किसी दूसरे कारण की वजह से, इरफान सोलंकी को सजा होने के वजह से हो रहा। यहाँ किसी विधायक के सांसद बनने की वजह से चुनाव नहीं, यहाँ तो मामला उल्टा है। नसीम सोलंकी लगातार मंदिर जा रही थी, दर्शन कर रही थी, फतवा भी जारी हुआ, लगातार वो भावुक अपील कर रही थी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने सुरेश अवस्थी को टिकट दिया, यानी कि एक बार फिर से सवर्ण कैंडिडेट पर दांव खेला, जबकि उनके पूर्व विधायक 3 बार के विधायक राकेश सोनकर टिकट मांगते रह गए, दिल्ली से लेकर लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक। एंड टाइम पे उनका टिकट कट गया। क्या सीसामऊ फिर से दोहराने जा रही है समाजवादी पार्टी? 28 वर्षों से सीसामऊ समाजवादी पार्टी के पास है और वो सीट अभी भी समाजवादी पार्टी के पास ही है। क्योंकि देखिए, सोनकर को अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती तो मुकाबला रोचक हो सकता था, आपके इस बात से बिल्कुल मैं सहमत हूं। लेकिन अवस्थी जी को टिकट देके भारतीय जनता पार्टी कौन सा जो है उनके चाणक्य रणनीति चलना चाह रहे थे। क्योंकि देखिए टिकट, मैंने कहा ना कि देखिए टिकट के चयन भारतीय जनता पार्टी ने कई जगह अच्छा भी टिकट का चयन किया, भले वो हारेंगे, लेकिन यहाँ पे तो भारतीय जनता पार्टी टिकट देने में ही विफल रही है। उन्होंने सही टिकट नहीं दिया। सोनकर जी को उनको टिकट देना चाहिए था। वो दलित वोटों को भी जोड़ते, पीडीओ को तोड़ने का भी काम करते वो। दूसरी चीज की नसीम सोलंकी को आप देखिए, आज दिन भर जो घटनाएं घटी, उनके रोते हुए भी वीडियो वायरल हुए कि वो रोते हुए भी जो दिखी। उस कारण से सोचिए कि जो मतदाता घर से नहीं भी निकलने की इच्छा रख रहा होगा, वो भी जो है कि शाम तक में वोट दे के आ गया, और वो वोट प्रतिशत इसके तस्दीक कर रहे हैं प्रशांत जी। तो यहाँ पे जो एक गणित बनाया जा रहा था कि 60 बनाम 40, 40% मुस्लिम एक है समाजवादी पार्टी में और 60% हिंदू एकजुट हो जाएंगे, लेकिन इस 60 और 40 के फॉर्मूला को जो है वो प्रशासन ने ही चकनाचूर किया। देखिए, बहुत सारे जो पीडीए का समर्थन करने वाले लोग हैं, अब आप बताइए, सोनकर जी को टिकट नहीं दिया गया तो क्या दलित मतदाता इधर आकर्षित नहीं होंगे? वो तो होंगे ही। और दलित मतलब सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है सीसामऊ सीट पर, तो ये बड़ा रिस्क भी था भारतीय जनता पार्टी के सामने। मुझे लगता है कि वो रिस्क फैक्टर जो है वो तोड़ने में कामयाब साबित हुई नहीं। जिस तरीके का वोटिंग परसेंटेज हुआ और जिस तरीके से मुसलमान वोटरों ने निकल के वोट डाला और प्रतिरोध किया प्रशासन का, मैं वही कह रहा हूं कि मुसलमान वोटरों ने बहुत जम के जबरदस्त प्रतिरोध किया। और देखिए कि अगर दोपहर में सबसे पहले खबरें आई अगर पुलिस के ऊपर कार्रवाई की, तो वो सबसे पहली खबरें जो है सीसामऊ की आई। यानी अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इलेक्शन कमीशन की पहली जो है कि वो जो गाज गिरी वो सीसामऊ में ही गिरी। बाद में फिर जो है कि हम लोगों ने मीरापुर और उन जगहों पे जो है कि कार्रवाई वो बाद में होती है। तो इसलिए मुस्लिम वोटर्स एकमुश्त निकले हैं और समाजवादी पार्टी की पैठ यहाँ पे जो सोलंकी परिवार जिस तरह से रहा और हिंदू वोटरों में भी उनके परंपरागत सेंधमारी रही है पहले से, उसमें से कुछ जो सिंधु वगैरह जो वोटर्स हैं जिसको बीजेपी के लोग मान रहे थे कि वो हमारे तरफ आ सकते हैं, वो भी उसमें भी उनको बीजेपी के खुद लोगों के अनुसार उनको वैसी सफलता नहीं मिली है। इसलिए सीसामऊ के मामले में भी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी असफल और समाजवादी पार्टी बढ़त में नहीं, अच्छी खासी बढ़त में दिखाई दे रही। इधर की अब 3 सीटें पूरब की बच रही हैं, कटहरी, फूलपुर और मझवा। कटहरी समाजवादी पार्टी के पास थी सीट, ये सपा की सीट थी और सुभावती वर्मा यहाँ से चुनाव लड़ रही थी। दूसरी तरफ मझवा जो सीट थी वो निषाद पार्टी के पास थी, यानी कि एनडीए के हिस्से वाली सीट थी। फूलपुर भी कमोबेश वही था, लेकिन फूलपुर में जिस तरीके के 24 के नतीजे आए, खासतौर पर फूलपुर की विधानसभा सीट पर 28,000 वोटों की लीड मुस्तफा सिद्दीकी ने दिलाई,
और पिछले चुनाव में मात्र 2700 वोटों के अंतर से वो चुनाव हारे। इन तीनों सीटों का एक कंसोलिडेट आपका रिव्यू क्या कहता है? थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताइए क्योंकि वक्त कम है राहुल जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आ जाता हूं कि यहाँ पे कटहरी को लेके, देखिए यहाँ पे लालजी वर्मा एक बड़े नेता हैं। देखिए, सबों ने ओबीसी कैंडिडेट खड़े कर दिए, तो सबके ओबीसी कैंडिडेट खड़ा कर देने से मायावती जी का जो अमित वर्मा जिसको उन्होंने टिकट दिया था, वो देखिए वो यहाँ पे रेस में नहीं है। तो एक तरह से वो यहाँ के समीकरण बनाने बिगाड़ने में किसी रूप में उनकी कोई विशेष भूमिका नहीं बन गई है। दलित वोटर्स भी जो है वो कहीं न कहीं उनको लालजी वर्मा अपने तरफ वो लाने में सफल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का मैं फिर से कह रहा हूं, टिकट उन्होंने सही दिया। उनके पास जो उपलब्ध विकल्प वहां पे मौजूद थे, ओबीसी बनाम ओबीसी उन्होंने करने का भी प्रयास किया। लेकिन जो स्थिति है इस सीट की, उस कारण से लालजी वर्मा जिस तरह से बड़े कदकाठी के एक नेता है, उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं, और यह सीट कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के झोली में है। मंझवा सीट को लेके बिल्कुल देखिए वहां की स्थितियां, जिस तरह से वहां पे बहुजन समाज पार्टी जो है कि वो ब्राह्मण वोटों में उन्होंने संगमारी कर डाली है। देखिए, विंद वोटरों में कोई नहीं है किसी प्रकार की संगमारी वहां पे, वो बिल्कुल वोट एकमुश्त है। और रमेश बिंद पहले से ही देखिए यहाँ के बिल्कुल एक माहिर खिलाड़ी रहे हैं। तो इस सीट को जो समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीती है, वो रास्ता जो आपने खैर में पूछा था कि क्या वहां पे खैर में, तो देखिए समाजवादी पार्टी की जीतने की संभावनाएं कम दिख रही हैं। लेकिन मंझवा में समाजवादी पार्टी अपना खाता खोलने के लिए जा रही है। तो ये जो बीजेपी ने जो कैंडिडेट अपना खड़ा किया, जो अपने पूर्व विधायक को लाके खड़ा किया, उनके प्रति देखिए लोगों में कोई विशेष रुझान नहीं है। तो वो समीकरण को ज्यादा बना बिगाड़ नहीं पाई है। यहां पे भी मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने सही टिकट नहीं दिया है। अगर वो सही टिकट देते तो कुछ अच्छा काम हो सकता था। फूलपुर को देखिए आपने बड़ी अच्छी टिप्पणी की। 2700 वोटों से हारे थे 2022 में, और लोकसभा चुनाव में 28,000 वोटों की गैप, यानी 2700 बनाम अब 28,000। अगर समाजवादी पार्टी ने अपने लिए ही जो है देखिए एक बनाम बनाया है, उस 28,000 वोट के गैप को कैसे हारा जाएगा, जबकि वहां पर ठाकुर प्रत्याशी जो है वो खुद बहुजन समाज पार्टी के, और वो भी वोट काट रहे हैं। तो मोटे तौर पर इन तीनों सीटों पर भी मुझे जो दिखाई दे रहा है वो काफी अच्छे ढंग से जो है वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी यहाँ पे बढ़त में दिखाई दे रही है। एक फाइनल सवाल, आखिरी सवाल राहुल जी, ओवरऑल 9 सीटों में से अगर हम आपसे पूछें, एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन जिसको कह सकते हैं, क्या 9 में से कितनी सीटें आप सपा को दे रहे हैं, कितनी सीटें आप भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं? मतलब आपका एक आकलन क्या है देने का? तो वो तो जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा, लेकिन आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग जो आपने बनाई है, उसके हिसाब से क्या लग रहा है आपको? प्रशांत जी, देखिए हमें तो लग रहा है कि 7 और 2, 7 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में, 2 जो है वो भारतीय जनता पार्टी उनके गठबंधन के पक्ष में। ये एक समान स्थिति नजर आ रही है। बहुत कुछ अगर इसमें उलटफेर होती है इसमें अगर कि, तो हमें लग रहा है 6-3 के रिकॉर्ड को तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी उससे आगे बढ़ने में, 3 से आगे बढ़ने में कहीं से भी सक्षम नहीं है। और वो मैं 3 भी उनको मैं नहीं मान रहा, मैं उनको 2 पे ही मान रहा हूं। लेकिन चलिए, अगर आप हमारा मानिए तो 6 से 7 सीटें समाजवादी पार्टी और 2 से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी। 3 सीटें बहुत से बहुत मैक्सिमम, उसकी संभावनाएं में मैं काफी धूमिल ही देखता हूं प्रशांत जी। ठीक है, थैंक यू सो मच राहुल लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर के मतदान होने के बाद 23 तारीख को नतीजे आएंगे, और उसके बीच में ये था हमारा एक शानदार और धारदार एनालिसिस जो राहुल लाल जी ने किया। सारी की सारी 9 सीटों पर एक एक करके हमने समझने की कोशिश की। हमारा ये एनालिसिस आपको कैसा लगा हमें बताइए जरूर। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।